हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, खालिस्तान मूवमेंट एक बार फिर से न्यूज़ में है। हम देखते हैं कि इंडिया के बाहर खासकर इस मूवमेंट के जो एक्टिविस्ट हैं, जो समर्थक हैं, वो इंडियन एम्बेसीज पर अटैक कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि इंडिया के बाहर खालिस्तानी सपोर्टर्स काफ़ी हैं और ये इंडियन एम्बेसीज पर अटैक करते हैं और खालिस्तान मूवमेंट को एक बार फिर से पैदा करना चाहते हैं। इंडिया में हाल ही में हम देखते हैं वारिस पंजाब दे के लीडर अमृतपाल सिंह जी ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उन पर क्रैकडाउन किया और पुलिस लगातार उनको खोजने में लगी हुई है। ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया में एक बार फिर से खालिस्तान मूवमेंट को पुनर्जागृत करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया ने यहाँ पर अपना रुख काफ़ी साफ कर दिया है। ये बात यहाँ पर क्लियर है कि इंडिया में किसी भी तरीके के आतंकवाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ना ही यहाँ पर इंडिया की संप्रभुता पर खतरा पैदा करने वाली चीज़ों को टॉलरेट किया जाएगा। इंडिया एक अखंड राष्ट्र है, उसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना ना ही सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसको देखते हुए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चालू कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस सिनारियो के बीच में यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि आखिरकार खालिस्तान मूवमेंट कहाँ से आता है, कहाँ पर इसकी ओरिजिन है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, जनरल सिंह भिंडरावाला की क्या हिस्ट्री रही है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या इम्पैक्ट रहा, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके से एक्शन लिए थे जिसके बाद हिंदुस्तान में खालिस्तान मूवमेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। मगर आज क्यों फिर से एक बार खासकर इंडिया के बाहर इस मूवमेंट के सिंपैथाइजर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो क्यों इस मूवमेंट को उठा रहे हैं और यहाँ पर ऐसी कोशिश क्यों की जा रही है जिससे इंडिया का सौहार्द बिगड़े, इंडिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी पर अफेक्ट पड़े। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार खालिस्तान मूवमेंट है क्या। खालिस्तान मूवमेंट बेसिकली लड़ाई है एक इंडिपेंडेंट और अलग कंट्री बनाने की, और ये कंट्री धर्म के आधार पर बनाई जाएगी। सिखिज़्म जो धर्म है उसके लिए एक अलग राष्ट्र की डिमांड हो रही है। आज की बात करें तो आज का जो प्रेजेंट डे पंजाब है इंडिया का और पाकिस्तान का, इस एरिया में ही सेपरेट सिखिज़्म के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। इसी को हम बोलते हैं खालिस्तान मूवमेंट। हम देखते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद ख़त्म हो गया था, मगर आज फिर से एक बार हमको खालिस्तान मूवमेंट की गूंज सुनाई देती है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये खालिस्तान मूवमेंट चालू कैसे हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है। 1929 का कांग्रेस सेशन, जिसको हम लाहौर सेशन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की थी, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान चाहते थे, उन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ बोला था। और दूसरे जो लीडर जिन्होंने इसके खिलाफ बोला था वो थे मास्टर तारा सिंह जी। उनका मानना था कि अगर भारत का विभाजन होता है धर्म के आधार पर तो फिर सिखों के लिए भी एक अलग देश बनना चाहिए, जहां पर उनका मानना था कि पंजाब वाले एरिया में सिखिज़्म के लिए एक अलग देश बन सकता है। तो पहली बार देखा जाए तो 1930 में ही मास्टर तारा सिंह जी ने धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र की बात की थी सिखिज़्म के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत को जब आज़ादी मिली तो दुर्भाग्यपूर्ण से भारत का विभाजन भी हुआ धर्म के आधार पर। पाकिस्तान बनता है और हिंदुस्तान बनता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बंटवारे का सबसे ज़्यादा खामियाजा किसी ने भुगता है तो वो सिख कम्युनिटी ने भुगता है। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब को डिवाइड किया था अंग्रेज़ों ने, उस डिवीज़न की वजह से हम देखते हैं कि सिखिज़्म के जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, खासकर नानक साहिब जी की जो बर्थ प्लेस है, वो आज की डेट में हम देखते हैं पाकिस्तान में चली गई। और यहाँ पर जो महाराजा रणजीत सिंह का ग्रेट सिख एम्पायर था, उसका कैपिटल लाहौर, वो भी आज पाकिस्तान में है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पंजाब वाले एरिया में ही सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी पार्टीशन के समय, तो काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था सिख कम्युनिटी को पार्टीशन का। आज़ादी के बाद द पंजाबी सूबा मूवमेंट चालू होता है, जहां पर पंजाबी भाषा को लेकर एक अलग राज्य बनाने की बात की गई। इनिशियली हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की डिमांड को केंद्र ने मना कर दिया था, मगर बाद में इसको स्वीकार कर लिया जाता है और फाइनली 19 साल के संघर्ष के बाद पंजाबी सूबा मूवमेंट को सफलता मिलती है, जहां पर 1966 में पंजाब राज्य को फिर से पुनर्गठित करने की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी स्पीकिंग और हिंदू मेजोरिटी स्टेट बनते हैं हिमाचल प्रदेश के और हरियाणा के, और पंजाबी बोलने वाले और सिख मेजोरिटी का स्टेट बनता है पंजाब, जहां पर चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है और वो कॉमन कैपिटल रहता है हरियाणा का और पंजाब का।
सिख मेजोरिटी स्टेट पंजाब बनने के बाद ये देखा गया कि पंजाब यहाँ पर और भी ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहता था और अकाली दल ने 1973 में अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखी और यहाँ तक उन्होंने डिमांड रखी थी कि पंजाब का अपना खुद एक अलग से इंटरनल संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इत्तेफाक की बात यह है कि 1971 में ही द न्यूयॉर्क टाइम्स में पहली बार बर्थ ऑफ खालिस्तान नाम का एड छपा होता है। तो इस सिनारियो को देखते हुए कोई भी डिसीजन लेना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं था। उसी समय हम देखते हैं कि जनरल सिंह भिंडरवाला की एंट्री होती है पंजाब में। उस समय कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर संजय गांधी जी को ये लगता है कि जनरल सिंह भिंडरवाला अकाली दल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और यहाँ पर जो डिमांड कर रहा है अकाली दल उसको दबाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कांग्रेस सपोर्ट करती है जनरल सिंह भिंडरवाला को, मगर आने वाले समय में ये देखा गया कि जनरल सिंह भिंडरवाला और भी ज़्यादा रेडिकल होते जाते हैं समय के साथ। उन्होंने भड़काऊ भाषण देना चालू कर दिए थे और इसी के साथ अप्रैल 1978 में हिंसा देखने को मिलती है निरंकारी सेक्ट के साथ और इसी को शुरुआत मानी जाती है खालिस्तान मूवमेंट की। भिंडरवाला और उनके समर्थक जो हैं यहाँ तक रेडिकल हो जाते हैं कि वो हिंदुओं को टारगेट करना चालू करते हैं और 1980 में पंजाब केसरी के पब्लिशर लाला जगत नारायण जी की हत्या भी कर दी जाती है क्योंकि वो लगातार भिंडरवाला की आलोचना कर रहे थे, जिसके बाद पंजाब राज्य में बड़े स्तर पर हिंसा देखने को मिलती है। उस समय द दल खालसा ने इंडियन एयरलाइन का प्लेन 1981 में हाईजैक भी किया था और वहां पर लगातार हिंदू विरोधी स्पीचेस दी जा रही थी, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। उस समय के प्रमुख पत्रकार सिख जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह जी ने यहाँ तक कहा था कि भिंडरवाला जो हैं वो नफरत फैला रहे हैं और हिंदुओं और सिखों के बीच जो एक आत्मीयता का माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कि खालिस्तान के नाम पर और भी बहुत सारे ग्रुप बनना चालू होते हैं और इनमें से अधिकतर ग्रुप हथियार का सहारा लेते हैं, मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, उग्रवादी ग्रुप होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रुप हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। ये दोनों ग्रुप इंडिया के बाहर थे और यहाँ के लीडर्स लगातार हिंदू विरोधी बातें कर रहे थे और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने की बात कर रहे थे। इन ग्रुप्स को आगे जाकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर देती है। खालिस्तान मूवमेंट में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा, जहां पर भिंडरवाला अकाली दल के समर्थन के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर देते हैं। इसी के साथ वो गोल्डन टेम्पल में रहना चालू कर देते हैं जहां से वो पूरे मूवमेंट को चला रहे थे, संचालित कर रहे थे। इस मूवमेंट में बड़े स्तर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखने को मिलती है और भिंडरवाला लगातार हिंसा की बातें कर रहे थे। उनके समर्थकों के पास हथियार देखे जा रहे थे। जब ये देखा गया कि परिस्थिति पुलिस से नहीं संभल रही है तो तब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू किया, जहां पर 1 जून 1984 में हम देखते हैं कि भिंडरवाला और उनके समर्थकों के साथ मुठभेड़ होती है और दुर्भाग्यपूर्ण से ये मुठभेड़ गोल्डन टेम्पल के परिसर में होती है। क्योंकि मंदिर के परिसर में हिंसा हुई इसलिए सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। भिंडरवाला की मौत के बाद भी उनके सपोर्टर्स को यहाँ पर सहानुभूति मिलती है और उनके समर्थक यहाँ पर उनको शहीद घोषित करते हैं और उनकी शहादत को सेलिब्रेट भी करते हैं, जिसके बाद आने वाले समय में और भी ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पर इस एक्शन के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जान भी चली जाती है क्योंकि उनके 2 प्रमुख बॉडीगार्ड सिख समुदाय के थे, उन्हीं के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद हमको एंटी सिख दंगे भी देखने को मिलते हैं, खासकर दिल्ली में और आसपास वाले एरिया में। 1980s का जो दौर था वो पीक समय था खालिस्तान मूवमेंट का। 1985 में कनाडा बेस्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने एयर इंडिया की फ़्लाइट पे बॉम्ब अटैक भी किया था, जिसमें 329 यात्रियों की जान चली गई थी। इस पूरे दौर में हम देखते हैं कि 22,000 सिख और हिंदू लोगों की जान जाती है और 12,000 से ज़्यादा सिविलियंस यहाँ पर घायल होते हैं। जुलाई अगस्त 1985 में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और लोंगोवाल के बीच एक अकॉर्ड साइन होती है, जिसके बाद ये लगता है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, मगर यहाँ पर जो उग्रवादी हैं वो हरचंद सिंह लोंगोवाल की भी हत्या कर देते हैं। जिसके बाद पंजाब में इंसर्जेंसी को रोकने के लिए और खालिस्तानी उग्रवादियों को रोकने के लिए पुलिस क्रैकडाउन चालू होता है, जहां पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं सुपर कॉप जूलियो रिबेरो और उसके बाद KPS गिल। इसके बावजूद ये देखा गया कि अगस्त 1995 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर बिशन सिंह जी की भी हत्या कर दी जाती है खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा। मगर 1995 के बाद एक पीसफुल दौर देखने को मिलता है पंजाब में, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज जरूर संघर्ष करती हैं मगर खालिस्तान की डिमांड दब जाती है और ख़ास करके
पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पर खालिस्तान की डिमांड को इतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं, ना ही उसको समर्थन देते हैं। इसके बाद ये देखा गया कि खालिस्तान मूवमेंट को इंडिया के बाहर पुनर्जागृत करने की कोशिश की गई, खासकर जो पंजाबी कनाडा, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं। यहाँ पर उनका यह मानना था कि इंटरनेशनली वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ला सकते हैं और फंडिंग ला सकते हैं इस मूवमेंट के लिए। इसी के साथ यहाँ पर यह भी देखा गया कि ये जो समुदाय हैं वहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट हैं और ये कम्युनिटी वहाँ पर वोट बैंक की तरह काम करती है। इसलिए वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इनको अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी दिया है, तभी वो समय समय पर वहाँ पर इंडिया के खिलाफ और इंडियन एम्बेसीज पर अटैक करते रहते हैं। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि कनाडा के ही पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैमिश टेलफोर्ड का यह मानना है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो बेसिकली वो उग्रवादियों का मूवमेंट है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर लोग एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व हैं, रॉबरी में इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर रेप केसेस भी देखे जा रहे हैं, लोगों को बिना सोचे समझे मारा जा रहा है और एक तरीके से नफरत फैलाई जा रही है इस मूवमेंट के नाम पर। उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये कहा था कि कनाडा के लिए यही अच्छा रहेगा कि खालिस्तान मूवमेंट से वो दूर रहे और कनाडा के अंदर भी खालिस्तान मूवमेंट्स के सपोर्टर्स को, सिंपैथाइजर्स को पकड़ा जाए। उन्होंने यहाँ पर खालिस्तान सपोर्टर्स को क्रिमिनल गैंग का दर्जा दिया था। अब बात आती है कि रिसेंटली हमको खालिस्तान मूवमेंट पुनर्जागृत होते हुए क्यों दिखता है। इसके पीछे जो ग्रुप है वो है वारिस पंजाब के, जिसके लीडर थे दीप सिद्धू जी। यहाँ पर जिस समय इंडिया में किसान आंदोलन चल रहा था उस समय ये ग्रुप काफ़ी प्रोमिनेंट होता है और वारिस पंजाब के ग्रुप ने किसानों की यहाँ पर मदद की थी उस मूवमेंट में। फरवरी 2022 में दीप सिद्धू जी की कार एक्सीडेंट में हत्या हो जाती है, जिसके बाद इस ग्रुप के लीडर बन जाते हैं अमृतपाल सिंह। यहाँ पर अमृतपाल सिंह जो हैं वो फिर से एक बार खालिस्तान मूवमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर उनका मानना था कि इंडिया में हिंदुओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसे में सिख धर्म के ऊपर अटैक हो सकता है और सिख धर्म को अपने हितों की संरक्षा के लिए फिर से खालिस्तान मूवमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर अपनी स्पीचेस को काफ़ी रेडिकल कर दिया था, जहाँ पर यह देखा गया कि उन्होंने एक स्पीच में यहाँ तक कह दिया कि इंडिया के होम मिनिस्टर के साथ भी वैसा हो सकता है जैसा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि अमृतपाल सिंह जी कितने कट्टर हो चुके थे और वो नफरत की राजनीति कर रहे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लेना भी चालू किया। उनको इंडिया में तो उतना सपोर्ट नहीं मिला, मगर फिर से हम देखते हैं कि बाहर जो समर्थक हैं और बाहर जो सिंपैथाइजर्स हैं खालिस्तान मूवमेंट के, वो उनको सपोर्ट करना चालू करते हैं, खासकर यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा और यूएसए में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंडिया ने भी काफ़ी टफ स्टांस लिया है, जहाँ पर इंडिया का साफ कहना है कि इंडिया के अंदर हमको एक लॉन्ग हिस्ट्री दिखती है जहाँ पर हिंदू और सिख समुदाय शांति से रहते हैं। हिंदू और सिख समुदाय के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। इसी के साथ सिख समुदाय ने जो इंडिया के लिए किया है वो और कोई भी समुदाय नहीं कर सकता। भारत की रक्षा के लिए सबसे पहले कोई समुदाय खड़ा हुआ है तो वो सिख समुदाय खड़ा हुआ है। भारत सिख समुदाय का बहुत सम्मान करता है और सिख समुदाय भारत का अविभाज्य अंग है। सिख धर्म का जन्म भारत की भूमि पर ही हुआ है और भारत को सिख धर्म पर और सिख धर्म के अनुयायियों पर गर्व है। इस बात को नोट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन गवर्नमेंट से बात की है और बताया है कि ये कुछ फ्रिंज ग्रुप हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत में कानून व्यवस्था को चैलेंज करना चाहते हैं और भारत में जो शांति का माहौल है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये अपील भी की गई है कि फॉरेन गवर्नमेंट्स इन ग्रुप्स को सपोर्ट ना करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप उग्रवाद और आतंकवाद को नहीं बढ़ा सकते, ये क्लियर मैसेज दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से खालिस्तान मूवमेंट समय समय पर अपना रूप बदलता गया और आज की डेट में ये किस स्टेज पर पहुँच चुका है। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टांस साफ कर दिया है और ये बात क्लियर कर दी गई है कि किसी भी तरह की गतिविधि जो भारत की संप्रभुता पर आंच ला सकती है उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने खालिस्तान मूवमेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और कंप्लीट एनालिसिस किया है इस टॉपिक का। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।